कि मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने यूनिफॉर्म पहनी थी फर्स्ट टाइम में। मैंने सबसे पहले अपने पापा को ही कॉल करा था दिखाने के लिए कि पापा देखो मैं यूनिफॉर्म में कैसी लग रही हूँ। बहुत से लोगों का ये मानना है, वे अभी भी पुरानी चीजों को लेके अपने दिमाग में ही सेट करे हुए हैं कि पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी है। इसमें जितनी सिक्योरिटी है वो आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगी। मैं यूपीएसआई की अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो कितना टाइम पीरियड आपको लगा पूरी तैयारी में? अभी अगर मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करें प्रॉपर हिंदी और जैसे जीके जीएस मैथ, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना फोकस पॉलिटी, मूल विधि और करंट अफेयर्स पे करें। और आपकी सैलरी वगैरह और क्या क्या सरकार की तरफ से आपको भत्ते मिलते हैं? ट्रेनिंग में हमारी सैलरी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ दीपाली जी हैं। यूपीएसआई 2021 से सिलेक्टेड है और आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे, जानेंगे इनकी जर्नी किस तरीके की रही, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अभी यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है उसमें फॉर्म डाला है और वो भी सपना देखते हैं 2 स्टार उनके शोल्डर पे हो और मोटिवेशन लेते हैं लगातार। इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, वर्दी देखते ही उनके अंदर एक जुनून आ जाता है। जैसे कि मैम का भी इंस्टाग्राम है तो आप लोग उनको भी फॉलो करते हो, इनके पास भी डीएम करते हो कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हमने मिलके प्लान बनाया कि एक ही वीडियो में सारा कुछ हम डिस्कशन कर दें और बच्चों की इससे हेल्प हो जाए। तो दीपाली जी, स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पर एंड थैंक यू, आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हो। एक बार बच्चों को आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Dipali Ruhela. I am working as a sub inspector in UP Police. 2021 का मेरा बैच है। ओके, आप 2021 वाले से सिलेक्टेड हो? हाँ जी। राइट, तो उसके बाद कैसे प्रोसेस रहा पूरा? अभी ट्रेनिंग कितने टाइम का हुआ और सारा कुछ है? हमारा जो ये इसमें 1 साल की ट्रेनिंग होती है यूपीएसआई में पूरी। मेरी ट्रेनिंग मुरादाबाद में ही हुई है और करंटली मैं मुरादाबाद में ही पोस्टेड हूँ। मुरादाबाद में पोस्टेड। हाँ जी। तो ट्रेनिंग पार्ट्स में होती है कि पूरा 1 साल आप वहीं एकेडमी में रहते हो? 1 साल हम अकेडमी में रहते हैं। इसमें पीटीएस और पीटीसी, यहाँ पे काफी सारे सेंटर है ट्रेनिंग के जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग चलती है। ओके, अगर मैं आपके बैकग्राउंड की बात करूं और बचपन के बारे में थोड़ा बात करें, स्कूलिंग वगैरह और फैमिली में कौन कौन है, कैसा पूरा स्कूलिंग से फिर ग्रेजुएशन ये सारा कैसा रहा आपका? मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। मैं, मेरे 2 छोटे बहन भाई, मम्मी पापा, 5 की हमारी फैमिली है। वैसे तो काफी बड़ी फैमिली है, चाचा ताऊ सब हैं। और स्टार्टिंग मैंने सबसे पहले 10th 12th क्लास अपना सरस्वती शिशु मंदिर से किया हुआ है, हिंदी मीडियम से किया हुआ है। बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर हम हिंदी मीडियम से करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। अब तक हमने, अगर आप डेडिकेटेड होके किसी चीज की तैयारी करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। राइट। उसके बाद में 10th 12th के बाद में मैंने जब ग्रेजुएशन में थी तब यूपीएसआई का नोटिफिकेशन का एक पब्लिकेशन आया था न्यूज़पेपर में। तब मैंने उसे देखा था तो तब से मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। मेरे पापा का भी सपना था कि मैं वर्दी पहनूं, तो उनके सपने को पूरा करने के लिए मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। ओके, यही अच्छी बात है, मतलब कि आपके फैमिली से सपोर्ट था। वरना ये होता है पुलिस में जाने के लिए लड़कियों को थोड़ा मतलब ऐसा एक सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं घर वालों के कि पुलिस में पता नहीं कैसे नाइट में भी ड्यूटी लगती होगी, ये सारा कुछ। हाँ जी, मैं अपने पापा का सबसे बड़ा रोल मानती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। इवन जब मैंने कभी रनिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं हमेशा से पढ़ाई में काफी अच्छी थी लेकिन रनिंग में इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत प्रैक्टिस कराई। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे तो मैं सिर्फ 300 मीटर ही दौड़ पाई थी। ओके। धीरे धीरे करके पापा ने मुझे बहुत बूस्ट अप किया, तब जाके मैंने अपनी रनिंग कंप्लीट करी है। ओके, अगर मैं आपकी प्रॉपर तैयारी की बात करूं, मतलब वैसे तो आपने और भी एग्जाम दिए होंगे। हाँ जी। लेकिन अगर मैं यूपीएसआई की अगर स्पेसिफिक बात करूं तो कितना टाइम पीरियड आपको लगा पूरी तैयारी में? तो मुझे तैयारी करने में 6 या 7 मंथ्स लगे हैं। पहले मैं अपने पास में ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, प्रयास एकेडमी, मैं वहाँ पे तैयारी कर रही थी। उसके जब तक मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में मैं दिल्ली चली गई थी तैयारी के लिए। वहाँ पे मैंने 3 मंथ्स कोचिंग में एडमिशन लिया था, तो 3 मंथ्स मैंने वहाँ पे प्रिपरेशन करी। उसके बाद में मेरा गवर्नमेंट स्कूल में नंबर आ गया था डाइट के लिए, जिस वजह से मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। ओके। बाद में मैंने घर से ही ऑनलाइन तैयारी की है, सिलेबस को देखकर, पढ़कर, प्रीवियस ईयर करके। ओके, अगर जैसे मैं आपकी स्ट्रेटजी पे आऊँ प्रॉपर, तो शुरुआत में जब आपको पता चला कि अब यूपीएससी की वैकेंसी है कि मुझे प्रॉपर तैयारी करनी है, ठीक है, तो कैसे शुरुआती जो स्टेप्स होते हैं ना, कि अभी तो पता ही नहीं है कि क्या सिलेबस है, कैसे क्या करना, तो अगर शुरुआती दिनों की बात करें तो कैसे पूरी स्ट्रेटजी आपने बनाई? सबसे पहले तो मैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी जीके तैयार थी। हाँ। उसके बाद में मैंने एसएससी की तैयारी में
कंटिन्यू थी साथ में जीके के साथ साथ में, तो मैथ्स रीजनिंग वहां से रेडी हो गया था और मुझे स्पेशल फिर हिंदी का थोड़ा पढ़ना पड़ा। उसके बाद में मेरी यूपीएसआई की तैयारी हो गई थी। अच्छा, इसका एक सेकेंड, इसका पैटर्न की बात करें तो थोड़ा वो और समझा दो, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी देख रहे होंगे। हाँ, इसमें क्या है कि यूपीएसआई में 160 क्वेश्चंस आते हैं। 40 एक सेक्शन से होते हैं, जैसे 40 क्वेश्चन हमारे मैथ के हैं, 40 रीजनिंग के हैं, 40 जीके के हैं और 40 हिंदी के हैं। रीजनिंग आप ही समझ सकते हो कि मैथ वाले पोर्शन में भी 10 क्वेश्चन रीजनिंग के इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप बेसिकली देखें तो 30 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं, जबकि 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के चले जाते हैं। लेकिन सेक्शन में 40 होते हैं मैथ के, 40 रीजनिंग के और 40 जीके और 40 की हिंदी। इसमें ये पैटर्न होता है कि आपको 33% मार्क्स आपको ईच सब्जेक्ट में लाने ही होते हैं। जैसे अगर आपने मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में काफी अच्छा कर लिया है, मान लो आप 100 में से 100 भी ले आए हो और आपका जीके भी स्कोर अच्छा नहीं है, तो भी आप इस एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब अगर 33% नहीं आए किसी सिंगल उसमें, तो आप डिस्क्वालीफाई। सेक्शन में आपको 33% लाना ही है। ये समझ के चले अगर 100 मार्क्स है तो आपको 35 मार्क्स लाने हैं। ओके अभी अगर मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करें प्रॉपर, तो मतलब थोड़ा सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक बताना, जैसे इसमें एक मूल विधि करके भी है ना, एक वो है हिंदी, और जैसे जीके जीएस मैथ, तो किस लेवल का था, आपने एसएससी की भी तैयारी करी है तो उससे थोड़ा कंपेयर करके भी बताना, क्योंकि एसएससी वाले बच्चे भी तैयारी करेंगे यूपीएसआई की, तो किस लेवल का एसएससी में आता है, इसमें किस लेवल का पढ़ना है और कैसे सब्जेक्ट वाइज थोड़ा। मैथ्स में आपको, अगर आपके एसएससी की तैयारी है सीजीएल की, तो आप मैथ इजीली कवर कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें, जैसे उसमें सांख्यिका, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट अलग होता है, जिसमें जैसे प्रायिकता आ जाती है इसमें, या फिर डाटा विश्लेषण को लेके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एसएससी में नहीं होते, इसमें थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। वे प्रायिकता आ जाती है। ये चैप्टर्स थोड़े से मैथ के अलग है, बस थोड़ा सा इसमें भी फोकस करना है। हालांकि अब तो एसएससी में भी इसमें से क्वेश्चंस आने लगे हैं। अगर आपने एसएससी का मैथ रेडी किया हुआ है तो आप यूपीएसआई का मैथ इजीली कर सकते हैं। मेनली अगर आपको मैथ को फोकस करना है, मैंने तो प्रीवियस ईयर देखे थे, आप किसी टॉपिक को लीजिए, उसमें मेरा मानना है कि आप मल्टीपल टाइम उसे रिवाइज कीजिए। अगर मान लो आप सबसे पहली बार स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपने सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर करना स्टार्ट करा है, अगर आप फर्स्ट टाइम परसेंटेज करते हैं तो आपको ना तो कॉन्सेप्ट पता चलेगा ना पैटर्न, लेकिन आप समझोगे क्वेश्चंस का टाइप क्या है, या मतलब कि आपने पहली बार परसेंटेज कर लिया, जब आप दोबारा से उसका रिवीजन करोगे तब जाके आप ये समझ पाओगे कि इस क्वेश्चन का टाइप क्या है। थर्ड टाइम जब आप दोबारा से लगाओगे तब आपके माइंड में आ जाएगा, अच्छा ये इस वाले टाइप में जाना है क्वेश्चन, ये इस वाले पैटर्न का है। इस तरीके से आपको अलग से पैटर्न क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप अगर फर्स्ट एक बार ही करते हो तो आप उसमें अपना पैटर्न या टाइप समझ नहीं पाओगे। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर आप एक ही बार कर लोगे चैप्टर को या 2 बार कर लोगे तो आपके पास क्यों नहीं याद आ रहा, पेपर में क्यों नहीं आप उसे टैकल कर पा रहे। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अगर आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मेरा मानना यह है, अगर आप 2 से 3 टाइम्स अगर रिवीजन करोगे तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो। फिर आप अच्छा एक सेकंड, इसमें ना प्रीवियस ईयर का कितना रोल रहता है? जैसे एसएससी में तो अगर प्रीवियस ईयर कर लो आप, तो आपका 80 to 90% एग्जाम हो जाता है लगभग। हाँ जी, इसमें भी आप समझ सकते हो 70 से 80% एग्जाम आप करेक्ट कर सकते हो अगर आप प्रीवियस ईयर करोगे। आपको जीके अपडेट करना है, बस इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स का देख लेना है। जैसे यूपीएससी के सचिव कौन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो चेंज होते रहते हैं। वो ओके, हिंदी के बारे में थोड़ा और बताओ। हिंदी के लिए आपने क्या करना है कि जैसे आप पहले प्रॉपर अपना सिलेबस देखें, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। उसके बाद में मैंने तो करियर विल पे कि इंडियन कोचिंग से मैचअप हुआ था, तो मैंने उनके बैच से पढ़ा था। ओके। और हिंदी के लिए मैंने यशपाल पब्लिकेशन की एक बुक आती है यूनिवर्सल करके, उससे मैंने प्रीवियस ईयर लगाए थे और उसे पढ़ा था। आप पहले प्रॉपर एक चैप्टर लीजिए, उसे पढ़िए, उसमें उस बुक के पीछे ही प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, फिर उन प्रीवियस ईयर को करिए, वो बेस्ट है। अगर आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो मेरा मानना है जैसे एग्जामपुर है या फिर अंकित सर जो प्रीवियस ईयर कराते हैं, तो अपना लेटे वीडियो देख लो प्रीवियस ईयर की। मेरा मानना ये था कि मैं डेली हिंदी की एक क्लास सुबह देख लेती थी प्रीवियस ईयर की, एक शाम में, जिससे मेरा हिंदी में काफी अच्छा स्कोर आया था। ओके, बाकी और सब्जेक्ट है तो थोड़ा शॉर्ट में उनके बारे में बताओ। हाँ जी, मेरा ज्यादातर बच्चों को इसमें जीके के सेक्शन को लेके काफी दिक्कत रहती है। मेरा मानना यह है कि अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना फोकस पॉलिटी, मूल विधि और करंट अफेयर्स पे करें। करंट अफेयर्स के लिए मैंने कुमार गौरव सर की उत्कर्ष क्लास देखी थी, वो मेरे लिए यूपीएसआई में भी बेनिफिशियल रही। बाकी मैंने जितने भी एग्जाम दिए उन सब में बहुत हेल्पफुल रही। अगर आप डेली उनकी क्लास देखोगे तो आप करंट अफेयर तो इजीली टैकल कर लोगे, आपको कुछ और नहीं पढ़ना, बस क्लास देख लेनी है। इवन अगर आप राइट डाउन भी नहीं करते, बस सुन लेते हो, उससे भी आपका हो जाएगा। अब बात करती हूँ मैं मूल विधि और पॉलिटी की। उसके लिए घटना चक्र की एक बुक आती है, मूल विधि और पॉलिटी करके,
आपको उसमें क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी पॉलिटी रेडी करें। पहले आप अपना टॉपिक पढ़े, देन उसके प्रीवियस ईयर लगाएं। इस तरीके से आपकी पॉलिटी तैयार हो जाएगी। उसके बाद में मूल विधि के लिए इसमें बहुत सारे एक्ट होते हैं। कुछ एक्ट इंपोर्टेंट होते हैं और कुछ एक्ट इंपोर्टेंट नहीं होते हैं। सबसे पहले आप जो एक्ट इंपोर्टेंट है उन्हें टारगेट करें। जैसे महिलाओं को लेके काफी सचेत रहना पड़ता है, तो महिलाओं से संबंधित जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम है इसमें 1961 का, तो सबसे पहले उसे करें। एक इसमें यातायात सिंबल से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, 2 से 3 सवाल यातायात के ट्रैफिक को लेके आते ही हैं। तो एक तो सिंबल वाला क्वेश्चन पेपर में हमारे आया था, 2 क्वेश्चन आए थे पेपर में, तो आप यातायात सिंबल को देखें। फिर एक यातायात अधिनियम है, जैसे मेरे पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था कि शाम के समय में अगर पुलिस चेकिंग कर रही है तो आपका चालान कितना लगेगा अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। तो मोटर व्हीकल एक्ट है एक, आपको वो भी पढ़ना है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर से ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस एक्ट को ज्यादा टाइम देना है और किस एक्ट को कम टाइम देना है। कभी कभी आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो मेरा मानना है पहले आप प्रीवियस ईयर कर लो, देन आप थ्योरी पढ़ लो। तब आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या अदर सब्जेक्ट्स को टारगेट ना करके आप सबसे पहले मूल विधि, पॉलिटी, इन्हें 2 को टारगेट करें। क्योंकि इनके एग्जाम में अगर 40 क्वेश्चन जीके से आते हैं तो आप 25 से 26 क्वेश्चन आपको पॉलिटी और मूल विधि से ही मिल जाएंगे। तो उससे इजीली आपके मन में जीके का डर तो खत्म हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा उससे। ओके अगर मैं यूनिफॉर्म लवर के लिए कुछ बात करूं, जो कमेंट्स करते हैं आई लव यूनिफॉर्म ऐसा, तो आपका भी पहले से ऐसा जुनून था कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, और जब पहली बार आपने यूनिफॉर्म पहना तो कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने यूनिफॉर्म पहनी थी फर्स्ट टाइम में। मैंने सबसे पहले अपने पापा को ही कॉल करा था दिखाने के लिए कि पापा देखो मैं यूनिफॉर्म में कैसी लग रही हूँ। स्टार्टिंग से ही मुझे गन का काफी शौक था, मैं हमेशा गन के टारगेट करके खेलती रहती थी, तो मुझे बहुत पसंद है वर्दी। और इवन मैं इसमें बात करूं, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इसमें महिलाओं को है। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जब तक मैं यूपीएसआई में सेलेक्ट नहीं हुई थी तो मुझे रात को डर लगता था 10 बजे के बाद बाहर जाते हुए। लेकिन जब से मैं इस जॉब में आई हूँ, अब मैं चाहे 12 बजे निकल जाऊँ, रात के 1 बजे निकल जाऊँ, 3 बजे निकल जाऊँ, अब मुझे डर नहीं है। इसमें बहुत सिक्योरिटी है। इसमें अब तो खुद के साथ साथ दूसरी महिलाओं की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हाँ, इसमें यह है कि इस जॉब में हम बहुत सारी महिलाओं को स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उन्हें सिखाते हैं। बहुत सारी गांव में ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हेल्पलाइन नंबर की जानकारी नहीं होती है, तो हम जा जाके उन्हें इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हो गया हमारा 1098। अब आजकल साइबर क्राइम काफी चल रहे हैं, तो 1930 हमने साइबर क्राइम के लिए नंबर है। तो इस तरह सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई है महिलाओं के लिए, जो बहुत सारी महिलाओं को उनकी जानकारी नहीं होती है। तो हम स्कूल में भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे भी जाते हैं, बस स्टैंड पे भी जाते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा जो पंपलेट्स निकाले हुए हैं वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और साथ में सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं। ओके अगर इसमें ना एक चीज और बोलते हैं पुलिस में कि कोई टाइम, ड्यूटी टाइम फिक्स नहीं होता है, आपको कभी भी ड्यूटी लगा सकते हैं, रात में भी दिन में भी, तो आपका रूटीन क्या होता है? जनरली हम 10 बजे थाने जाते हैं। वैसे तो थाने में अगर आपकी डे लग जाती है तो आपको 8 बजे जाना होता है। वैसे आपको 10 बजे जाना होता है। 10 से शाम के आपको 6, 7 या 8 बजे तक गर्मियों के दिनों में, और सर्दियों में 6 या 7 बजे तक तो थाने पे रहना ही होता है। उसके बाद में आप अपने घर चले जाते हो। लेकिन अगर जैसे फीमेल्स की नाइट में ड्यूटी कम लगती है, मेल्स की ज्यादा लगती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेल्स की जॉब हमारे से ज्यादा टफ है। इसमें फीमेल को थोड़ा वर्कलोड कम है, मेल को ज्यादा है। और अगर शाम में महिला से संबंधित कोई अपराध हो जाता है तो हमें बुलाया जाता है। ओके अगर जैसे इसमें टास्क आपको पहले से पता होता है, फिर जब ऑफिस जाते हो, आप थाने जा रहे होते तब पता चलता है कि फील्ड पे जाना है, क्या करना है, कैसे? इसमें हमें पहले से पता नहीं होता कि आपके सामने कौन सा नया टास्क आ जाता है। आप जैसे थाने में जाते हैं, तभी कोई घटना अगर हो जाती है तो तब उसकी जानकारी 112 से हमें मिल जाती है। तब वहाँ पे फिर नजदीकी थाना संबंधी पे उसकी कॉल आती है, उसके बाद में वहाँ की पुलिस वहाँ पे पहुंचती है। ओके दूसरा मोटिवेशन और आपकी सैलरी वगैरह और क्या क्या सरकार की तरफ से आपको भत्ते मिलते हैं सब? आपने जैसे सैलरी के लिए पूछा है, तो हमारा ग्रेड पे 4200 है और बेसिक पे 35,400 है। ट्रेनिंग टाइम में बहुत सारे अलाउंस हमारी सैलरी में ऐड नहीं होते हैं, तो ट्रेनिंग पे थोड़ा सैलरी कम आती है। हमारा बैच लक्की है क्योंकि हमें ट्रेनिंग में ही सैलरी आ गई थी। हमारे से पहले जो बैच आए हैं उनकी ट्रेनिंग में सैलरी नहीं आई थी। और ट्रेनिंग में हमारी सैलरी 53,000 के अप्रोक्स आई थी। मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट ने हमें दी हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत हमारा जो भी इलाज होता है तो हम उसके पेपर्स लगा देते हैं, जिससे हमें वो पैसा रिफंड हो जाता है। वैसे तो पुलिस विभाग में एक येलो कार्ड भी बनता है,
जिसमें आप जितने भी आपके जैसे हमारी कोई भी हमारे साथ इंजरी हो जाती है या कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो हमारा अकाउंट फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा में है, जिसमें हमारा 2 करोड़ तक का बीमा है। ओके। वो पुलिस वालों के लिए स्पेशल है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो 25 लाख तक का हमें कवरेज मिल जाता है। ओके। उसके बाद में यूपी पुलिस की तरफ से भी एक येलो कार्ड बना हुआ है। अगर किसी के साथ में परिवार में, उसमें हमारे माता पिता और हम इंक्लूड होते हैं, 3 फैमिली मेंबर। अगर आपको कोई भी समस्या होती है और आपके जो भी पेपर्स हैं वो पक्के जीएसटी सहित आप अपना बिल लगाएं, तो आपको वो रिफंड हो जाएंगे पैसे जितने भी आपका खर्च हुआ है। तो ये मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बाकी हाउस अलाउंस और मोटरसाइकिल का भत्ता ये मिलता है। ओके। अगर जैसे लास्ट में हम पूछें, जो लड़कियां आपको देख रही हैं और आपको देख के उनके अंदर भी मोटिवेशन आ रहा होगा, तो लड़कियों को एक, जैसे मैंने शुरुआत में बात करी, एक थोड़ा डर रहता है, चाहे फैमिली को लेके हो या फिर उनका ऐसा मतलब परवरिश ऐसी हुई होती है शुरुआत से, मोस्टली लड़कियों की बात कर रहा हूँ, तो ये वर्दी वाली जॉब या फिर मतलब इनमें थोड़ा सा उनका मोटिवेशन इतना नहीं रहता है, तो आप उनके लिए क्या बोलोगे? या फिर उनके पेरेंट्स जो इसमें सपोर्ट नहीं करते तो? बहुत से लोगों का ये मानना है, वे अभी भी पुरानी चीजों को लेके अपने दिमाग में ही सेट करे हुए हैं कि पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी है। इसमें जितनी सिक्योरिटी है वो आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगी। आप वर्दी पहन के आपको जो फीलिंग आती है वो शायद मुझे नहीं लगता आप कोई और जॉब में जाओगे तो आप उस चीज को फील कर सकते हो। अगर कोई भी लड़की हमारी तरह बनना चाहती है, जो भी बात है, अगर वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगी तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। जब तैयारी कर रहा होता है कोई एस्पिरेंट, तो इसका एक कोई मोटिवेशनल कोट्स है सारी फेवरेट होते हैं जो अपने टेबल के आगे चिपका के रखता है या फिर उसको सुनाता भी है कई बार बच्चों को, तो क्या चीज आपको मोटिवेट करती थी? ऐसा कुछ फेवरेट कोट हो? मैंने एक कोट यूट्यूब पे सुना था कि मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो इसलिए अगर आपको किसी चीज में सफलता चाहिए तो आपको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी और चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप उस चीज को लेके प्रॉपर स्ट्रेटेजी से किसी चीज की तैयारी करेंगे तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको मान लो अगर आपकी तैयारी पीक पे है, मेरा मानना यह है कि जब हम स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं तो तब एकदम से नहीं सब कुछ क्लियर होता है, धीरे धीरे करके हर चीज आपके एफर्ट्स मांगती है। अगर आपकी तैयारी काफी पीक पे चली जाएगी, जब आप एक तैयारी कर लोगे तो आप जितने भी एग्जाम दोगे तो वे सारे क्रैक होंगे। जब मेरी तैयारी पीक पे थी तो तब मेरा यूपीएसआई में सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मेरा 2 से 3 एग्जाम में और सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी थी। तो ज्यादातर सब एग्जाम की स्ट्रेटेजी सेम ही होती है, कुछ 1-2 सब्जेक्ट अलग होते हैं। जैसे यूपीएसआई में बस हिंदी और मूल विधि का पोर्शन अलग है, बाकी ये सेम एग्जाम की तरह ही है। तो जिस एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है आप उस पर भी फोकस करें तो आप हर एक जॉब को इजीली पा सकते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को लेके चलेंगे, टाइम को मैनेज करके चलेंगे, प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे और मॉक टेस्ट जरूर देंगे उनसे रिलेटेड। ओके दीपाली जी, हमने काफी डिस्कशन कर लिया। अगर लास्ट में आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ छूट रहा है या फिर और कुछ मैसेज देना चाहते हो आप बच्चों को, तो क्या बोलोगे लास्ट में? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपना प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाएं, हर सब्जेक्ट को ईच फोकस करें। जैसे इसमें 4 सब्जेक्ट हैं तो आप चारों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम डिवाइड करें। ऐसा ना हो कि आप किसी सब्जेक्ट पे फोकस ना करें, चारों को प्रॉपर फोकस करें। मेरा मानना यह है कि आप रात में जल्दी सोएं और सुबह बहुत जल्दी उठ जाएं, क्योंकि मैं तो हमेशा सुबह पढ़ती थी। क्योंकि आप ये देखते होंगे कि शाम के समय में डिस्टरबेंस काफी होता है, आपको नहीं पता शाम के समय में कौन रिलेटिव आपके घर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे क्या किसी के घर में सुबह 4 बजे कोई रिलेटिव आता है या किसी की कॉल आती है तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से काफी अच्छा याद होता है, तो मैंने उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कराया। बचपन से लेके अब तक मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाती हूँ और मैं 5 बजे से लेके 9 बजे तक अपना 4 घंटे पढ़ाई कर लेती थी, जिसमें बाद में मुझे नहीं पता मेरा दिन में मेरी किताब ओपन होगी या नहीं होगी, लेकिन मेरी सुबह पढ़ाई हो जाती थी। तो मैंने हमेशा से ही मॉर्निंग में प्रॉपर टाइम दिया है और मेरा मानना यह है कि आप एक टाइम टेबल फिक्स रखें, अपना डेली जितने भी है मॉर्निंग में उसे पढ़ें। ताकि आप, मैं ऐसा नहीं कहती कि मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी अच्छी होती है, बहुत से स्टूडेंट ऐसा है जो नाइट में अच्छा कर सकते हैं, तो आप नाइट के शेड्यूल को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने मॉर्निंग का फॉलो किया था। ओके दीपाली जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। आई होप साथियों आपको जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं सभी एस्पिरेंट्स, उनको इस इंटरव्यू से हेल्प जरूर मिली होगी और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। चाहे लड़कियों की बात करें या फिर लड़कों की, लड़कियों को भी मोटिवेशन दिया, बाद में उनके पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज था मैम की तरफ से। बाकी आपके लिए यूपीएसआई एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।